Hello everyone, today we will be learning about the steps and the processes which are involved in evaluation. This is presented by me Vidushi Rajwar. जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है, बट फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस जिसमें कि हम लोग एक पर्टिकुलर रिजल्ट को एनालाइज करते हैं. रिजल्ट एज इन जो कि मेजर करे किसी पर्टिकुलर ट्रेट को, जैसे कि किसी एक पर्सन है या किसी भी एक्टिविटी है पर्सन की, उसकी ट्रेट को एनालाइज करे ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, कल्चरल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड नॉर्म्स. और ये हमेशा हम लोग रिलेटिव पोजीशन में लेते हैं किसी भी पर्सन या एक्टिविटी के. तो हम लोग अभी जानते हैं कि जो एवेल्युएशन का प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं. इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. सबसे पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन एंड डिफाइनिंग द मेजरिंग ट्रेड्स और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इसमें हम लोग जो मेजरर होता है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी या ट्रेड को जो है जिस पर्सन का वो मेजर करना चाहता है उसको डिसाइड करता है कि हम लोग कौन से ट्रेड्स को मेजर करना चाहते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि विच एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट हैज़ टू बी मेजर्ड. नाउ अनदर पॉइंट इज यू हैव टू डिफाइन कि आप डिफाइन करोगे अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को. जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ़ अ पर्सन हैज़ टू प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस, तो उसको डिटरमाइन करने की ज़रूरत है कि आप कौन से ट्रेड्स को मेजर करना चाहते हैं. सपोज आप इंटेलिजेंस या इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, कौन से भी ट्रेड्स को आप मेजर करना चाहते हैं वो आपको उसमें आपको ज़रूरत है कि आप डिफाइन करें उसे. पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है वो हमें ये बताता है कि वी हैव टू डू द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेजरमेंट टूल्स और मेथड. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुटेबल टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट हम उसको डिसाइड करके रख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चाहते हैं कि मेजरर है जो पर्टिकुलर या जो टीचर है उसको स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है, तो उसको इंटेलिजेंस का एक पर्टिकुलर टेस्ट को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स में. And to know that the how much educational achievements स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है स्टूडेंट्स की, वो हम लोग इन टेस्ट से पता करते हैं. अदर थिंग इज Point number 3 states that the use or administration of measurement tools or technique. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड सुटेबल मेजरिंग टूल या टेक्निक को यूज़ करते हुए उस टेस्ट को या जो टूल को अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन पे हम लोग ये जो टेस्ट है कंडक्ट करना चाहते हैं उन पे कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर ने सेलेक्ट किया है इंटेलिजेंस टेस्ट को, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट को सिलेक्ट करा है स्टूडेंट्स के ऊपर एडमिनिस्टर करने का, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक अचीवमेंट टेस्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट. फोर्थ पॉइंट इज द रिजल्ट एंड द रिकॉर्ड्स. इसमें जो मेजरर है वो स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया टेस्ट जो होता है उसके रिजल्ट्स को मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है. अब मेजर करना तो समझ में आता है, बट रिकॉर्ड क्यों करता है? रिकॉर्ड वो इसलिए करता है कि सपोज इन फ्यूचर उसको वो जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाए, जिससे कि वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री को देख पाए कि स्टूडेंट ने कितना अच्छा किया है या कितना बुरा किया है परफॉर्म, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवरऑल. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये जो रिजल्ट्स हैं उनको देखा जाता है और उनको स्टोर भी किया जाता है. नाउ नेक्स्ट कम्स द एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स. एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट से मतलब है कि आप डेफिनेट नॉर्म्स
जो हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने जो टेस्ट किया गया है बच्चों पे, स्टूडेंट्स के ऊपर एडमिनिस्टर जो टेस्ट किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट नॉर्म्स हम लोग उस टेस्ट को एनालाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अगेन मैं वही इंटेलिजेंस वाले टेस्ट से बताऊंगी कि अगर हमने एक स्टूडेंट पे IQ टेस्ट करा है तो हम लोग उसमें देखेंगे कि मोस्ट सुटेबल इंटेलिजेंस स्केल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, टर्मन स्केल, हम लोग टर्मन को जानते हैं। टर्मन ने एक स्केल प्रपोज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करेंगे कि एजुकेशनल अचीवमेंट स्टूडेंट की किस स्टैंडर्ड पे रही है या उसने कितना स्कोर परसेंटेज किया है। जो टर्मन का जो स्केल था IQ का, उसमें हम लोग देखते हैं कि IQ इज इक्वल टू जो एक पर्टिकुलर पर्सन की मेंटल एज है डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, उससे हमारी एक परसेंटाइल निकल के आती है। बट उस परसेंटाइल को एनालाइज करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो वो जो स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं वो हमें हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए कि स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड करता है क्लास में, उसकी IQ क्या है ओवरऑल क्लास के स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में। जहाँ पे कंपैरिजन होता है या हम लोग जहाँ पे हम लोग बहुत क्वालिटेटिव जो है अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, तो वहाँ पे एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स कहलाया जाता है। इसमें लिखा है जैसे कि मैंने कि इवैल्यूएटर सेलेक्ट्स द सुटेबल स्केल्स नॉर्म्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स, और analysis of results of educational achievement done on the basis of standards. Now comes the sixth point. Sixth point कहता है कि prediction, suggestion and the guidance on the basis of analysis. इसमें evaluator एक particular decision लेता है on the basis of analysis of measurement results. For example, अगर एक student को जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर है जो एडमिनिस्टर कर रहा है जो टेस्ट को, अगर वो देखता है कि स्टूडेंट इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, तो ही विल प्रोवाइड द गाइडेंस अकॉर्डिंग टू हिज एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जिस भी स्ट्रीम में उसका इंटरेस्ट हो। अगर हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट की IQ बहुत कम निकली, बिलो 70 निकलती है, तो हम बोलेंगे वो बैकवर्ड चाइल्ड है। बैकवर्ड चाइल्ड को उसकी जो इंटेलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, एजुकेशनल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट सजेशन देते हैं, डिफरेंट गाइडेंस देते हैं, जिससे कि उनमें कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कंफ्यूजन ना हो, डाउट्स ना हो। तो इवैल्यूएशन से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं सबसे पहले एक पर्टिकुलर ट्रेड को कि उसकी जो ट्रेड है, ट्रेड की ट्रेजेक्टरी क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सजेशन एंड द गाइडेंस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट और ऑन whomever वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर अ पर्टिकुलर टेस्ट। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7 विच इज द कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग ऑफ डिसीजन। अब यहाँ पे हमने डिसीजन की टेस्टिंग को कॉन्टिन्यूस क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि इवैल्यूएशन जो है हम जानते हैं कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस मतलब जो कि एक पर्टिकुलर स्टेज से होके आगे गुजरता है। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट बट अ प्रोसेस। नाउ द प्रिडिक्शंस आर मेड and the suggestion given and the direction given in any field of evaluation are continuously tested. जैसे कि if a student is suggested to go for a specific education on the basis of IQ, aptitude and attitude, then he is continuously tested whether the suggestions are favorable or not on the basis of it, and he will be given the suggestion once again if there are chances that further if there is any need of further suggestion or not. तो इसमें ऐसी चीज़ है कि अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अपने टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद उसके कुछ रिजल्ट्स आए, ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है,
एक सेट स्कोर अगर उसका मिलता है, बट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर उस पर दोबारा टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाए और उसके स्कोर्स में थोड़ी वेरिएशन आए, उसके स्कोर या जो नॉर्मल उसके स्कोर्स थे उससे कम हो जाए और बाद में दोबारा अगर टेस्ट लिया जाए और उससे और कम आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने सजेशंस जो हैं स्टूडेंट को देंगे। ऐसा नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन टेस्ट यू आर गोइंग टू गिव फाइनल जजमेंट टू दी स्टूडेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है, इट टेक्स अबाउट a long period of time for a student to establish a good rapport with his educational background। तो एजुकेशन में भी यही होता है कि स्टूडेंट धीरे धीरे करके अपनी परफॉर्मेंस के लेवल्स में आगे बढ़ता रहता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही तो क्यों हो रही है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस पे, अच्छी हो रही तो क्यों हो रही है, उसके क्या परफॉर्मेंसेस पे फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग एक कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग के थ्रू डिसीजन मेक करते हैं, तो ये एक हमारी एक प्रोसेस का, इवैल्यूएशन प्रोसेस का ही पार्ट होता है। नाउ कम्स द इवैल्यूएशन के 3 पिलर्स। तो जो इवैल्यूएशन होता है, अभी तक हमने जाना कि इसके 7 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, बट इस इवैल्यूएशन के प्रोसेस में 3 मेन पिलर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पिलर ये होता है कि इसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी एक क्लियर कट आइडिया होता है कि हम लोग पढ़ाने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को, एक उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ बिहेवियरल टर्म्स, जैसे कि आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़ा था कि कॉग्निटिव डोमेन के कितने 7 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग अपने एक्शन वर्ड्स चूज करके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, राइट। उसी तरह हमारा दूसरा होता है इवैल्यूएशन टेक्निक। इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक जैसे ओरल मेथड से अगर आप इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स को, रिटन मेथड से कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन से कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज असाइन करके कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड। नाउ कम्स द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज जैसे जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, हम देखते हैं उस टाइम पे भी एक टीचर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में जैसे कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखकर कि स्टूडेंट कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, डिस्कशन में, या उसके रेस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, क्या वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लासरूम के डिस्कशंस में या नहीं कर रहा है, उसका लेवल ऑफ अटेंशन कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, क्या उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो इनके बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करते हैं। So these were the 3 main pillars of evaluation. Steps of evaluation of educational achievements। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, अगर हम उसका क्रक्स में अगर हम लोग जानना चाहें कि कैसे हम लोग evaluation process को अपने एजुकेशनल अचीवमेंट जो है उसको एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग के कुछ 7 पॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहला आता है क्लैरिफिकेशन ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ बिहेवियरल टर्म्स। Okay, next comes the selection of suitable performance test or the practical work। यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर suitable performance test को जो है स्टूडेंट्स को देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए या नहीं हुए, ये चीज़ हमें बताता है हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू। Now the third point is the administration of performance test or the practical work। यानी कि हम लोग वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस टेस्ट है उसको हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। अब वो स्टूडेंट्स को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन की टेक्निक्स यूज़ होती थी, जैसे कि कभी टीचर्स ओरल फॉर्म में लेते थे टेस्ट, कभी रिटन फॉर्म में, तो कभी ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। तो हम लोग वेरियस फॉर्म्स में ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट या प्रैक्टिकल वर्क है इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। Now the fourth point is marking and recording of the scores on answer sheet or practical work।
अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जितना भी अभी हमने ये जो इवैल्यूएशन है इसका क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट इन सेंस ऑफ ओनली क्वांटिटेटिवली क्या जो इसका है निष्कर्ष हमें मिला है, क्या स्कोर्स इस स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं, इसके बारे में हमें ये बताता है। तो आंसर शीट में जैसे कि हम जानते हैं सभी कि हमारी आंसर शीट में जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो ही हमारे रिकॉर्ड्स या स्कोर्स होते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारे स्कोर्स आ जाते हैं फिर हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज इन द सेंस हम लोग देखते हैं कि वो हमारी परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यानी हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है पहले की कंपैरिजन या डिक्रीज हुई है पहले की कंपैरिजन। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे रिपोर्ट कार्ड्स जो बनते थे स्कूल टाइम पे, उन रिपोर्ट कार्ड में एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट होता था, राइट। तो उस बार ग्राफ में क्या होता था, उसमें मैक्सिमम स्कोर्स, क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट है जिसने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर अचीव करा है उसका बार ग्राफ, और तीसरा वाला हमारा खुद के मार्क्स का ग्राफ। तो उससे हमें एक क्लियर कट आइडिया मिलता था कि हमारी परफॉर्मेंस किस लेवल पे स्टैंड आउट करती है। क्या वो पहले जो एक एवरेज क्राइटेरिया है उससे अबव है या उससे काफ़ी लो है, कैसा हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो उससे हमें एक कंक्रीट फॉर्म में आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट कम्स द सिक्स पॉइंट हमें बताता है सजेशंस ऑन द बेस ऑफ इवैल्यूएशन। आपने जो परफॉर्म किया, जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे क्या सजेशन मिलता है। जैसे कि हमारे खुद के रिपोर्ट कार्ड्स में हम लोग देखते थे टीचर्स रिमार्क्स, जहाँ पे लिखा रहता था वहाँ पे टीचर्स रिमार्क देते थे कि हाँ ये स्टूडेंट इस जो फील्ड है इसमें अच्छा कर सकता है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और अच्छा कर सकता है, बेटर कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ द पोटेंशियल। या तो फिर अगर स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है तो उसको बोलेंगे कि वेल डन, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह से हमें सजेशन मिलते रहते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू। एंड लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ सजेशंस, यानी कि जो सजेशंस हमें मिले हैं इवैल्यूएशन में वो कितने इफेक्टिव हैं। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो सजेशन भी इवैल्यूएशन डिफरेंट स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन के साथ साथ और मॉडिफाई होते रहते हैं और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।